डाल पर उल्लू बैठा है, परिणाम गुलिस्ता क्या होगा जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, कि ईमानदारी कहाँ बची है। हमारा चुनाव सारा का सारा 2 नंबर के पैसे से होता है। बोले भाई साहब मेरे पास वोट है 24, रुपए लूंगा 40,000, बाहर लोगों को तनख्वाह के ऊपर रख के चोरियां करवा रहे हैं। मैं भी अंदर गया था, 40 दिन रह के आया, मुझे पहले का भी एक्सपीरियंस है। इनके तो इनकमिंग आउट गोइंग है ही नहीं। मैंने सुना सांपों की मीटिंग में जीबू की लपलपाटा, कुछ नहीं होता यार। पुलिस डिपार्टमेंट का तो नंबर भ्रष्टाचार में बहुत पीछे रह गया है, इससे और दूसरे डिपार्टमेंट बहुत आगे चले गए। मैं मेरी बात शुरू करूं, हर डाल पर उल्लू बैठा है, परिणाम गुलिस्ता क्या होगा जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार न हो। बहस ये होनी चाहिए कि ईमानदारी कहाँ बची है। चाहे हमारे सदन को ले लो, चाहे आप किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को, IPS को ले लो, IAS को ले लो, किसी भी ए से लेके जेड तक। और अब ये हम जो चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहले तो हमारा फाउंडेशन है कि हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग के जो नियम है कि इतने पैसे में हमारा चुनाव होना चाहिए। कोई 2-4% का तो मैं कह नहीं सकता, 1-2% का, बाकी हम उस नियम का 100% उल्लंघन करते हैं। और हमारा चुनाव सारा का सारा 2 नंबर के पैसे से होता है। और हम जिस पार्टी से आए उसमें तो और भी शुरुआत ही वहीं से होती है। अब तो वो चीज़ सभी ने सीख ली है, दूसरी पार्टियों में भी वो चीज़ें चल गई है। लोग पैसे दे दे कर टिकट लेते हैं और फिर वो पैसे दे दे कर वोट लेते हैं। और मेरे पास सभापति महोदय एक बच्चा, ईमानदारी की बात है, मेरे पास एक 15-16 साल का एक बच्चा आया चुनाव में। बोले भाई साहब मेरे पास वोट है 24, रुपए लूंगा 40,000। मैंने कहा यार तेरा खुद का ही वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहां से लेगा। बोले आपको इससे क्या मतलब है, आप तो वोट गिना के डलवा दूंगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम जो भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहे हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से हम भी इसके लिए परफेक्ट नहीं है, हमें इस पर बोलने का अधिकार है या नहीं है। क्योंकि वो भ्रष्टाचार पर तो वो बोले जो खुद ठीक हो, तब उसकी बात का काफी आगे तक असर होता है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक तो हर किसी को पता है सभापति महोदय कौन सा IPS अफसर भ्रष्ट है और कौन सा IPS ईमानदार है। इसको लोगों में चर्चा रहती है, थानों की भी चर्चा रहती है और IAS की भी रहती है। मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों 12 मंत्रियों का भी रहता है सबका, पहले वाली सरकार का भी रहता है, सबको पता है, सबको पता है हमारे अंदर कौन भ्रष्टाचार है। हमारे मंत्रियों का भी ऐसा, मैं आपको वो बहस लंबी हो जाएगी नहीं, एक का नाम बता दूं या लेकिन सभापति महोदय, हाँ अभी मुझे लंबी बहस, मुझे बोलने का समझ लेना, सबका एक बोल दूंगा, सबका पिछली का भी बोल दूंगा, अब वालों का बोल दूंगा। मैं सभापति महोदय आपको बताना चाह रहा हूं, एक का नाम ले दूंगा, पिछले का रब का। लेकिन सभापति महोदय मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक्साइज के अंदर मूल दुकान होती है शराब की, उसके अलावा ब्रांचें कैसे चलती हैं, बाकी क्या चलता है, वो सारी जो बातें हो गई उनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। और इसके बाद में ACD की बात हम करें, IAS भी पकड़े गए, IPS भी पकड़े गए और इसके लिए मैं ACD को धन्यवाद देता हूं, शानदार काम किया। लेकिन ACD के अंदर जो IPS पकड़ा जाना चाहिए था ना, पकड़ा, अब 2-4 दिन में पकड़ा जाता, उसी की पोस्टिंग ACD में हो जाती है। अब वो पकड़ने वाला बन गया। बस के अंदर पहले चलते थे, आजकल तो ज्यादातर लोग अपने निजी वाहनों में चलने लग गए। तो जिनको सीट नहीं मिलती है, खड़े रहते हैं, वो भाषण देते हैं, अरे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी शर्म नहीं आती, जवान बैठे रहे। उसी को जब सीट मिल जाती है तो उसका अलाप बंद हो जाता है, चुप हो जाता है वो। तो जिसको मौका नहीं मिलता वो ईमानदार है, जिसको मौका मिल गया वो सारे के सारे अमाम में जो भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सभापति महोदय, तो भ्रष्टाचार की ये, मैं तो एक दिन हमारे, जब हम सूर्यगढ़ होटल में थे तो पहले PWD मंत्री भरत सिंह जी से मैंने पूछा, साहब ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है क्या। मैंने इनसे निवेदन, मेरी खूब
मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने इनसे जो फिर लास्ट में रिजल्ट 0 आया तो उसके बाद में उन्हें सोचना बंद कर दिया। और आज जब बात चल रही थी तो मैं तो भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए खड़ा भी नहीं हूँ सभापति महोदय, मैं तो इसलिए खड़ा हूँ कि जेल के अंदर से रंगदारी हो रही है। मेरे झुंझुनू के अंदर, चूरू के अंदर और बाकी दूसरे जिलों के अंदर जेल के अंदर से लोग बाहर लोगों को तनख्वाह के ऊपर रख के चोरियां करवा रहे हैं बाहर, और उनको बेरोजगारों को 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं और वो बाहर चोरियां करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति मेरे पास राजगढ़ की कोर्ट के अंदर एक अजय जेतपुरा की मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने सरेआम गोलियां मारी गई। उसके अंदर एक प्रदीप स्वामी वो उसके अंदर बच गया, उसके अंदर, और एकमात्र गवाह था, 2 लोग थे उसमें इंजर्ड, वो बच गए। बचने के बाद उसको राजस्थान की पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दी। अजय जेतपुरा जिसको कोर्ट के अंदर सरेआम शूट किया, उसका जो एविडेंस था वो अपनी जिंदगी की गुहार लगा रहा था कि उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई। अंदर जो क्रिमिनल होते हैं उनको पता कि ये एविडेंस हमारे खिलाफ जाएगी तो किसी न किसी मुकदमे में इसको फांसो, और उसको किसी दूसरा मुकदमा हुआ और पुलिस ने उसको 120B के अंदर मुजरिम बनाया। पहले उस मुकदमे का चालान हो गया, मुकदमा कोर्ट में चला गया, फिर उस मुकदमे में वापस वहां से उच्च अधिकारियों के द्वारा वो फाइल वापस आती है और उसके अंदर वो जो राजगढ़ के अंदर कोर्ट में जिस लॉरेंस गैंग ने और दूसरी गैंग ने जिन्होंने वो हत्या करवाई, उनके संपर्क से उस अजय जेतपुरा को, प्रदीप जेतपुरा को उसके अंदर मुलजिम बनाया जाता है 120B में, और उसकी सिक्योरिटी हटाई जाती है। और उसके बाद में वो उसकी धर्मपत्नी जो पंचायत समिति सदस्य, वो मेरे पास भी आई। मैं एक उच्च अधिकारी के पास उसको लेके गया कि इसको सिक्योरिटी दिलाओ, वो मर जाएगा। वो उसको सिक्योरिटी नहीं, मर जाएगा। तो मरने के बाद वो उस मुकदमे के एविडेंस का क्या होगा? जो मजिस्ट्रेट के सामने सरेआम गोली मारी, और उसके बाद में अजय जेतपुरा को मारने के लिए 4 लोगों को और शूट कर देते हैं और उसके 18 गोली लगती है। और उन लोगों के वो जेल में बाहर अंदर बैठे बैठे बाहर लोगों को पैसे देते हैं और बाहर वाले लोग उनके कैसे आराम से क्राइम करते हैं और आतंक का माहौल है। जनप्रतिनिधि उनके लिए, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते। जेल वाले मामले में मैं जहां तक समझता हूं, पिछले राज में, बीजेपी के राज में उनकी मेहरबानी से एक रास्ता रोकने के प्रकरण में मैं भी अंदर गया था, 40 दिन रह के आया, मुझे पहले का भी एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें ये तो सारी की सारी ये तो काल्पनिक बातें कर रहे हैं, मैं आपको ओरिजिनल बातें बता रहा हूं। ये इन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो सभापति महोदय, जेल के अंदर जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए तो जेल है, और बाकी जो संगठित गैंग है उनके लिए, और ये जो बीपीएल, जेल के पैरी तो बेचारे बीपीएल है, होमगार्ड वाले भी बीपीएल है। इनको तो पहले जैसे अपन जैसे नरेगा को 100 दिन का काम देते थे, उनको मुख्यमंत्री जी ने 200 दिन के लिए कह दिया, तो इनके लिए भी, होमगार्ड के लिए भी 200 दिन करा दो। भ्रष्टाचार की बहस का ज्यादा मतलब नहीं है, इस समस्या का समाधान हो नहीं सकता। पहले जो पैसा कोई आता था तो लोग कहते थे 20 साल 30 साल पहले कि पैसा किस तरह का पैसा है। पैसा होने से बड़ा आदमी नहीं होता था, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ा आदमी। जिसके पास घर छोटा है, गाड़ी छोटी है, वो आदमी छोटा, जिसके पास नहीं है वो आदमी खलास। तो मैं आपको बताना, तो समाज का नजरिया भी बदल गया। और इसके अंदर चुनाव भी में, और हम लोग तो फिर भी 5 साल से चुनाव लड़ते, तो कोई थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का आता तो 5 पंचवर्ष योजना में निकल जाता है, लेकिन अधिकारियों का तो निकलता भी नहीं है। तो 35 साल के बंदे तो 35 साल वाली योजना लेके आए। इनके तो इनकमिंग आउट गोइंग है ही नहीं। मैं ऐसे आईपीएस को जानता हूं जो नौकरी में लगा तब कुछ, उसके पास कुछ नहीं था, आज आईजी कुर्सी पे बैठे और हजार करोड़ के आदमी साहब, किसी को पता नहीं क्या, हजार करोड़ रुपए आदमी बन गए आईपीएस। और
उनके सारे धंधे, माइनिंग है, करेसर है, जो और उस प्रभाव से, दादागिरी से क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं हम। ये तो मैंने सुना सापू की मीटिंग में जीबू की लपलपाटा, कुछ नहीं होता यार। सबसे ज्यादा कम से कम ये इधर वाले बैठे 5 साल में, तो ये तो जनता की परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन वो उधर बैठे, वो कौन सी परीक्षा पास करते हैं, एक कंपटीशन, और उसके बाद में उनका हर किसी को पता है, हर किसी को पता है इन बहस का कोई मतलब नहीं है। होमगार्ड की चिंता कर लेना, आपने समझ लिया। समाप्त करें।